नमस्कार। ट्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। सारी बातें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकलती हुई, कोई भी मनगढ़ंत फेरी टेल्स की बातें इस चैनल के अंदर बिल्कुल नहीं की जाएंगी। देखिए, वैदिक ज्योतिष के लिए जो सबसे मुख्य ग्रह है, सबसे मेन जो प्लैनेट है वो है गुरु ग्रह। गुरु भाग्य के स्वामी है। आप मेरे को आपकी गुरु की पोजीशन बताइए, मैं आपको आपके भाग्य का नंबर बता सकता हूँ कि भाग्य का जो लक का परसेंटेज है वो इतना होगा। जो बर्थ चार्ट है वो पासपोर्ट्स की तरह होते हैं। कई बर्थ चार्ट ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा और सब काम आराम से अपने आप हो रहा है। कई ऐसे बर्थ चार्ट होते हैं जिसमें एफर्ट लगाता बेचारा बूढ़ा हो गया आदमी, बट उसके काम ही नहीं हो पा रहे हैं। तो गुरु की जो पोजीशन है, भाग्य का जो स्वामी है, भाग्य का स्वामी शब्द बहुत छोटा सा है, भाग्य, लेकिन ये आप समझिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है भाग्य। तो गुरु का जो गोचर है वो होने जा रहा है। मेष राशि से निकलकर गुरु ज्ञान के स्वामी वृषभ राशि में जाएंगे। गुरु का वृषभ राशि में जाना, गुरु शुक्र का यूनिवर्स के अंदर मिलना बहुत अच्छी इंडिकेशंस को अपने आप में प्रोवाइड करता है, अपने आप में प्रदान करता है। अर्थ एलिमेंट के अंदर गुरु का ये ट्रांजिट होने जा रहा है। नवमांश, दशमांश और दृष्टांत, इनके अंदर क्या गुरु की भूमिका रहेगी, इन सब को हम इसी सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। जी हाँ, वो इन्फॉर्मेशन है 10,000 फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप्स। कई लोगों के पास उनकी बर्थ कुंडलीज नहीं हो पाती, कई लोगों के पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता उनके कुंडली का, तो आप उसे हमारे से ईजीली प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को स्विच किया, हमारे वीडियोस को देखा, आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, इंस्टा को फॉलो किया, आपने अपनी बर्थ डिटेल्स हमें सेंड करी और बूम, हम आपको आपका फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप्स जो है वो सेंड कर देंगे, जिसके अंदर एनालिसिस भी होगा, जिसके अंदर रेमेडीज़ का पार्ट भी होगा, जिसके अंदर आपकी कुंडलीज भी होंगी, दशाओं का पूरा सिस्टम होगा। तो आपको कहीं से भी बर्थ हॉरोस्कोप बनाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको आपकी राइजिंग नहीं पता, मून राइजिंग नहीं पता, सन राइजिंग नहीं पता, आपकी दशाएं नहीं पता, कोई भी इशू नहीं है। आप हमसे जुड़िए, आपको हमारी टीम डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके बर्थ हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने में। देन द सेकंड इज़ कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और सारे ही एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली ये कोशिश कर रहे हैं, कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंट पार्ट है हमारे पास। हम आपसे किसी भी तरह की मॉनेटरी सहायता या पैसे की जो लेने की बात होती है वो नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह से आपसे कोई भी फाइल चार्ज, फीस चार्ज या कोई भी चार्ज हम नहीं करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ GST, इस तरह की सर्विस आप हमारी समझिए। एंड द सेकंड इज़ कि लोग एस्ट्रोलॉजर तो बना देते हैं, 99 रुपये के वेबिनार होते हैं, 999 के वेबिनार होते हैं, बड़े बड़े कोर्स होते हैं, सब ने कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, घर के अंदर ही बैठ के वो एस्ट्रोलॉजर रह जाता है, वो अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाता। आपके टीचर कभी भी आपको उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनने देंगे। उनके अंदर कि ये जो होता है कि मुझसे बड़ा ये ना बन जाए, या इसको मैं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध ना कराऊं। तो पैसा लेने तक बात सही रहती है, बट जब अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है तो वो आपको नहीं देंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो विश्वास करिए, हमें 100 एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिसमें वास्तु के एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिसमें ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु को सीधी तरीके से कनेक्ट कर दें, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको नहीं आती हैं ये चीज़ें तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे पेज से जुड़िए, फेसबुक पे हमको फॉलो कीजिए, इंस्टा पे हमको देखिए। हम वहाँ पर फ्री एस्ट्रोलॉजी के लिए पोस्ट और रील दोनों शेयर कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, उसके बाद एडवांस अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और एक मंथ में अच्छी खासी अर्निंग आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर आप अपने फ्री आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपके नंबर्स या आपकी ईमेल ID एंड ऑल को हाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्लाइंट हम भी आपको हमारी तरफ से देंगे, एंड आप हमारे फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप या फिर वेबसाइट, इन पे अपने कंटेंट को पोस्ट और शेयर कर सकते हैं। दैन द थर्ड इज़ कि किंडल पे कैसे कंटेंट लिखना है, बुक्स में कैसे बुक्स को पब्लिश करना है, या फिर जो मैगज़ीन चलती हैं उनके अंदर एस्ट्रोलॉजी की कौन सी बैटल मैगज़ीन है, कैसी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो सारी सिस्टमैटिक नॉलेज आपको इस चैनल से मिल जाएगी, मेरे से मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद सिस्टमैटिक नॉलेज को रखता हूँ। ICAS, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से हमने एस्ट्रोलॉजी को सीखा है, ना कि गूगल से। तो गूगल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो गूगल तक ही सीमित रह जाते हैं। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना करियर बनाना है, तो आप बिल्कुल राइट
राइट प्लेस पे है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हुई। अब बात आती है कैसे ये गोचर हमारे जीवन को शेप करेगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं लॉर्ड गुरु को, भगवान गुरु को प्रे करके, उनका ध्यान करके। तो भगवान गुरु से आशा है कि बृहस्पति देव सेशन को बहुत अच्छा ट्यून करें और हम राइट एनालिसिस, रीडिंग्स और रेमेडीज़ को प्राप्त कर पाएँ। देखिए, गुरु का वृषभ राशि में होने वाला गोचर की टाइमलाइन क्या है। 1 मई को गुरु मेष राशि से वृषभ राशि के अंदर गोचर प्रारंभ करेंगे, अपना चलायमान करेंगे, मेष से वृषभ की तरफ वो आ जाएंगे। मेष और वृषभ में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर बदलाव क्या है, कि बदल क्या रहा है एट द एंड, ये बताइए कि बदल क्या रहा है यूनिवर्स में। वो प्लैनेट उस डिग्री पे है, वो प्लैनेट उस डिग्री में है, उस राशि में है, उसके पास वो खास चीज़ है। वो खास चीज़ क्या है? तो खास चीज़ क्या है? मेष राशि इज़ ऑल अबाउट प्लैनेट मंगल एंड वृषभ राशि इज़ ऑल अबाउट वीनस। शुक्र की राशि है, मंगल की राशि है। तो मंगल का तत्व क्या होता है? मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जब आप वैदिक ज्योतिष में ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आती है साहब, ऊर्जा आती है मंगल से। कहीं पे भी आपको ऊर्जा चाहिए, आपको वहाँ मंगल की आवश्यकता पड़ेगी। किचन के अंदर जो ऊर्जा होती है, बेडरूम के अंदर जो ऊर्जा होती है, आप कोई साइकिल चला रहे हैं, जो आपको ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? मंगल से। मंगल ऊर्जा के दाता हैं, ऊर्जा के स्वामी है। गुरु ज्ञान का स्वामी है, गुरु ज्ञान का स्वामी है। ज्ञान का स्वामी उस राशि में अच्छा व्यवहार करता है जहाँ उसको थोड़ा सा स्थायित्व मिलता है, जहाँ उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है। आप खुद बताइए, अगर आपका गुरु आपके साथ दौड़ लगा रहा हो तो वो आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा। बट अगर आप गुरु के साथ बैठेंगे, हम जब भी गुरु का इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं हम? पेड़ के नीचे बैठा हुआ कोई साधक होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो कहीं पर बैठा हुआ होगा, जिससे हम कोई ज्ञान की बातें करेंगे। तो मेष में गुरु उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि मेष इज़ ऑल अबाउट आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो लेनी होगी, मेरे साथ आपको दौड़ लगानी होगी, और यहाँ पर गुरु उस ज्ञान को आपको नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो मेष राशि में जब गुरु थे, जो प्रीवियस टाइम था, उसमें क्या हुआ? रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप्स के अंदर आए। क्योंकि हर चीज़ जिसमें आपको डिस्कशन करना है, जिसमें आपको डायलॉग्स चाहिए, जिसमें आपको मध्यस्थता करनी है, दूसरे से आपको बात करनी है, आपके पर्सन से आपको बात करनी है, वहाँ आपको गुरु चाहिए। लेकिन मेष राशि कहती है कि मंगल की ऊर्जाएँ हैं, मैं आपको ज्ञान की बात तो बताऊँगा ही नहीं, मैं आपसे डिस्कशन तो कुछ करूँगा ही नहीं, मैं डिस्कस करने में विश्वास ही नहीं रखता। तो ये जो तत्व है ये बदलने जा रहा है। आने वाला समय रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु वृषभ राशि के अंदर स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। स्थायित्व की पहली राशि है, मूल राशि है वृषभ राशि। वृषभ का जो प्रतिनिधि है वो भी वो सांड है, वो भी वो बैल है, और उसके अंदर भी वो स्थायित्व के गुण जो है वो देखे जाते हैं। तो गुरु का वृषभ राशि में होना, आप ये समझिए, बहुत अच्छा ये गोचर है, बहुत अच्छा ये ट्रांजिट है जो होने जा रहा है। और ये गोचर की मूल भावना है कि अब डिस्कशन करने का टाइम है, अब डिस्कस करने का टाइम है, अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ डिस्कस करने का आने वाला समय आपको इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त आपको ये समय देता है। देन द सेकंड इज़ कि प्रोफेशन में क्या बदलेगा साहब। तो मेष राशि के अंदर गुरु, मैंने बताया आपको, डिस्कशन करने में विश्वास नहीं रखते। तो जो मैनेजर की पोस्ट होती हैं, जो MBA होता है, जो सीनियर पोस्ट होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जो CEO की पोस्ट होती हैं, जिनके अंदर आपको डिस्कस करना है, जिनके अंदर आपको अपने ग्रुप को मैनेज करना है, वो गुरु से संचालित होती हैं। गुरु मेष राशि के अंदर जब थे तो उन लोगों के अंदर अनरेस्ट था। तो अगर आप ऐसे किसी वर्क के अंदर थे जो गुरु से कंट्रोल होता है, तो मुझे कंफर्म है कि आपके जीवन के अंदर कुछ अनरेस्ट आया होगा। लेकिन गुरु वृषभ राशि में डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। गुरु का वृषभ राशि में होना इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, क्योंकि शुक्र की एनर्जीज उनके पास हैं। तो मैनेजर की पोस्ट अगर आपकी है, अगर आप CEO हैं, अगर आप किसी बड़ी फर्म के अंदर बड़े काम को करते हैं, अगर आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गुरु का वृषभ राशि में होने वाला गोचर आपके लिए दी बेस्ट गोचर है। अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप टीचिंग कैंप में जाना चाहते हैं कि मैं तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन साइंसेज में विश्वास करता हूँ, तो ये समय आपके लिए है गुरु का वृषभ राशि में होने वाला गोचर, जहाँ आपको शुक्र की ऊर्जाएं मिलेंगी, जहाँ आपको स्थायित्व मिलेगा, जहाँ आपको लक्ष्मी नारायण योग की महत्वपूर्ण ताकतवर ऊर्जाओं से अपने आप को ऊर्जान्वित, अपने आप को रिचार्ज करने का एक शुभ अवसर मिलेगा। देन द थर्ड इज़ कि क्या फॉरेन ट्रैवल की कोई संभावनाएं हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो गुरु का वृषभ राशि में होना स्थायित्व को दिखाता है। ये फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा, इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा वहाँ स्लो डाउन प्रोसेस को कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर स्थायित्व धीमापन आने लगता है, स्थायित्व आएगा, धीमापन आने लगेगा। तो फॉरेन ट्रैवल के रिगार्डिंग केवल और केवल एजुकेशन वीज़ाज़ या स्पाउस वीज़ाज़, ऐसे किसी तरह से आप अपने एजुकेशन को या अपने फॉरेन ट्रैवल को कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉज एजुकेशन वीज़ाज़ के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस लंबे समय तक चलता है। एंड द स्पाउस वीज़ा इज़ कि आपका पार्टनर पहले से वहाँ पे है, तो उनके साथ डिस्कशन करने के लिए आप दोबारा वहाँ पे जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ आने वाले टाइम में दिखाई देगी। MBA प्रोग्राम, सीनियर्स प्रोग्राम, मैनेजर, हायर पोस्ट, इनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो आप आसानी से आने वाले समय में
कर पाएंगे। देन द फोर्थ इज कि गुरु वृषभ राशि में आके क्या करेंगे, गुरु वृषभ राशि में आके करेंगे क्या, क्योंकि शुरुआत में हर आदमी इस गोचर से चिंतित है, भयभीत है। गुरु वृषभ राशि में तो आ रहे हैं, लेकिन वृषभ का जो पहला नवमांश है वो कैप्रिकॉर्न है, वो है कौन सा नवमांश, मकर नवमांश। और मकर और गुरु का साथ आप जानते हैं ऐसा साथ है जैसे इंसान और मगरमच्छ का साथ है। इंसान मगरमच्छ को देख के जैसे भयभीत होता है, गुरु वैसे ही मकर राशि को देख के भयभीत होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, उनके अंदर चिंताएं आ जाती हैं, व्याधियां आ जाती हैं। तो इस समय जो भी इंसान गुरु की दशा के अंदर है या फिर गुरु की राशियों से प्रभावित है, चाहे वो धनु हो चाहे वो मीन हो, तो उसके जीवन के अंदर वही भयभीत, वही थोड़ा सा टेंशन का जो है टाइम कहीं ना कहीं चल रहा है कि क्या होने जा रहा है, कि होगा क्या, यही समझ नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है। क्या लगता है आपको गुरु कैसा परफॉर्म करेंगे वृषभ राशि में आके? मुझे लगता है कि शुरुआत में ये गोचर थोड़ा सा डाउन फेस में रहेगा, थोड़ा सा धीमापन के अंदर ये गोचर अपने आप को रखेगा, लेकिन आने वाले समय में गुरु अपनी उच्च राशि को भी उच्च नवमांश को भी इसी राशि के अंदर प्राप्त करेंगे। तो धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे और फिर वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। गुरु इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर किसी भी तरह के गंडांत को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये ट्रांजिट बहुत स्मूथ ट्रांजिट है, क्योंकि गुरु ने वो नक्षत्र पहले ही चुन लिया है कि मैं तो कृतिका नक्षत्र के ऊपर सवार होऊंगा मेष राशि के अंदर ही, और फिर मैं वृषभ राशि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो सारी ऊर्जाएं इस समय सूर्य के आसपास हैं, सूर्य के पास केंद्रित हैं। और गुरु और सूर्य का जो संबंध है वो ज्ञान का संबंध है, वो ध्यान का संबंध है, वो भावनाओं का संबंध है, वो भविष्य का संबंध है। इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे लगता है हर प्राणी, जीव जगत का हर प्राणी जो है वो गुरु और सूर्य की ऊर्जाओं से प्रभावित है। कोई ना कोई तरीके से आदमी अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो स्पिरिचुअल जर्नीज को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, टेम्पल्स को विजिट करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में फोकस कर रहा है। तो ये ऊर्जाएं इस समय शुरुआत में हमें यूनिवर्स से प्राप्त हो रही है। इनसे हमें ट्यून करना चाहिए, इनसे हमें मैक्सिमम गेन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गोचर मुझे दिखाई देता है। एज ये गोचर हो रहा है अराउंड नवरात्रास का टाइम चलेगा, पावन टाइम है। सूर्य ग्रहण के बाद ये गोचर आपको देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद सबसे बड़ा गोचर जो है वो यही है, गुरु का वृषभ राशि के अंदर जाना। तो स्पिरिचुअल गोचर है, स्पिरिचुअल लोग जो हैं उनके लिए ये दी बेस्ट गोचर इस पर्टिकुलर ईयर का साबित होगा, क्योंकि ये होने जा रहा है स्पिरिचुअल लोगों के लिए, ना कि मटेरियल लोगों के लिए। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मटेरियल मानते हैं कि साहब मैं तो मटेरियल पर्सन हूँ, मुझे तो मटेरियल के बिना चैन ही नहीं आता, तो उन लोगों के लिए समय थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, किसी ने आपका यूज़ किया है, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, किसी ने आपको चीट करा है, या आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का लोगों ने दुरुपयोग करा है कि आपको समझ नहीं पाए हैं लोग, तो ये गोचर आपके लिए है। क्योंकि गुरु वृषभ राशि में आएंगे, क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझने समझाने का टाइम आएगा। वृषभ जो है वो शुक्र की प्रथम राशि है, शुक्र की प्रथम राशि यही है, तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है, बट प्रथम राशि वृषभ है। शुक्र कहता है कि शुरुआत में ही मैंने एक अपना खाना रख रखा है, और वो खाना नंबर है 2, खाना नंबर है वृषभ का। और वृषभ इज ऑल अबाउट स्थायित्व, वृषभ इज ऑल अबाउट स्थायित्व। तो यहाँ वो क्या करते हैं, गुरु के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये समझने समझाने का टाइम है। आप देखेंगे शुरुआत के गोचर में हम अपने विरोधियों तक को कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, अपने विरोधियों तक को। और पर्टिकुलर टाइम में गुरु 3 राशियों को दृष्ट करेंगे, 3 राशियों को देखेंगे। अब मैं आपको गुरु के गोचर के बारे में एक ये भी बात बता सकता हूँ कि गुरु का गोचर जिस राशि में होता है, गुरु उस राशि को प्रोटेक्ट नहीं करते, उस राशि की तरफ गुरु पीठ करके बैठते हैं, उस राशि को वो प्रोटेक्ट नहीं करते। वो आगे की 3 राशियों जिन्हें वो देखेंगे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। गुरु किन्हें देखेंगे, गुरु देखेंगे कन्या को, गुरु देखेंगे साहब वृश्चिक को, और गुरु देखेंगे साहब मकर को। गुरु ने अपनी नीच राशि को देख रखा है, गुरु ने कह रखा है मकर मेरी तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र बनी हुई है। तो शुरुआत में ये गोचर जहाँ पर भी मकर राशि है आपके चार्ट में उसे एक्टिवेट करेगा। अब ये एडवांस प्रेडिक्शन पॉइंट है, क्यों उसे ही एक्टिवेट करेगा, क्योंकि नवमांश में वहीं पे वो ट्रांजिट करेंगे और D1 के अंदर उसे ही वो देखेंगे। तो ये शुरुआत के अंदर मकर को एक्टिवेट करेगा। गुरु 12 महीनों के अंदर 12 डिफरेंट राशियों को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको ये कोई नहीं बताएगा कैसे वो किस समय किस राशि को एक्टिवेट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर काम है नवमांश का, ये पर्टिकुलर काम है D1 और D9 को जब आप ओवरलैप कर देते हैं। जो राशि तुल्य नवमांश RTN NTR जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनसे इन चीज़ों को देखा जाता है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट में यहाँ पर आके लिखने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में नहीं, अब आप इंग्लिश में चैनल को शुरुआत कीजिए, वीडियो बनाइए। एक्चुअली इशू क्या है कि कोई भी इंसान जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तो बात ही नहीं करता, वो उल झलूल फालतू की बातें करता है। हर एस्ट्रोलॉजर की आप वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी की तो मैंने देखी थी जो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों एक साथ करते हैं, वो फालतू की किसी मंत्रा की कह रहे थे कि इससे आप मनी को जनरेट कर सकते हैं, और फालतू की ऊट पटांग
मांगूल झलूल बातें जिनका ना कोई लेना है ना देना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। इसीलिए लोगों का वैदिक ज्योतिष से इन लोगों ने विश्वास उठा दिया है, क्योंकि ये अब मैं कहूँगा सम सप्तक संबंध रखते हैं, षडाष्टक संबंध रखते हैं। पता ही नहीं है षडाष्टक होता क्या है, क्योंकि उनका जो टीचर है जो उन्हें सिखा रहे हैं उन्होंने उनको कभी यही नहीं बताया कि षडाष्टक क्या होता है, सम सप्तक क्या होता है। वो बस उल झलूल की बातें, वो प्लैनेट उस डिग्री पे है तो वो कुछ ऐसा कर दे। अरे भाई वो कर क्या देगा, आपको ये पता है कि वो क्या कर देगा? जब भी प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं, जब भी प्रेडिक्शंस वर्क नहीं कर पाते। ब्लाइंड चार्ट रीडिंग एस्ट्रोलॉजर करने से भी डरते हैं, उन्हें पता है कि ब्लाइंड चार्ट रीडिंग को वो नहीं कर पाएंगे, एज इट टेक्स skills, it takes learning, it takes skills, it takes that spiritual power to predict, not to tell or to narrate those fairy tale stories. So prediction के पार्ट में आपको शुरू में एनर्जीज देनी होती है ना। गुरु का वृषभ राशि में जो होने वाला गोचर है, मैंने आपको बताया है कि ये मकर नवमांश को, मकर राशि को शुरू में प्रभावित करेगा। मकर इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशन, सो शुरुआत में प्रोफेशन पे इस गोचर की जो हीट है या बेटरमेंट है वो दिखाई देगा। शुरुआत में प्रोफेशन को होल्ड करके रखिएगा गाइस, क्योंकि ये शुरुआत में इस गोचर ने अपनी भूमिका बना ली है कि ये प्रोफेशन को प्रभावित करेगा। इसकी ये भूमिका शुरुआत में सेट हो चुकी है और ये आपको देखने को भी मिल जाएगा कि शुरुआत हुई उस गोचर की और प्रोफेशन के संबंध में जो इश्यूज़ हैं वो निकल के बाहर आने लगे। प्रोफेशन से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो निकल के बाहर आने लगे। हर पर्सन जो है वो चिंतित होने लग जाएगा तो उसका करियर जा कहाँ रहा है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, वो भी शादी की बात छोड़ के प्रोफेशन की बात शुरू कर देंगे कि साहब प्रोफेशन मेरा कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये होने जा रहा है। शनि इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं मंगल और केतु से और सूर्य ग्रहण से जो उनसे सेकंड हाउस में लगने जा रहा है। और गुरु इस समय कह रहे हैं कि मैं मगर तुम्हें देख रहा हूँ। तो शुरुआत के अंदर प्रोफेशन को हमें संभालना होगा, उसे होल्ड करना होगा। जिन भी लोगों का प्रमोशन ड्यू है, जिन भी लोगों का ट्रांसफ़र ड्यू है या फिर वो चाहते हैं बड़ी जॉब या फिर जॉब को स्विच करना, उन लोगों के लिए बहुत खास मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि उन लोगों को क्लीम मंत्र का जाप करना चाहिए। क्लीम मंत्र जो होता है वो कृष्णा के लिए होता है, वो कामदेव के लिए होता है, कामदेवा और लॉर्ड कृष्णा के लिए होता है। और ये वृषभ एनर्जीज़ को भी मेंटेन करता है और ये शनि के नक्षत्र परिवर्तन को भी मेंटेन करेगा। शुरू में शनि पूर्व भाद्रपदा में जा रहे हैं, जहाँ पर गुरु ने कहा है कि आ जाओ शनि, मैं तुम्हें अपना नीच राशि जो है तुम्हारी वो प्रदान करता हूँ। पूर्व भाद्रपदा के फर्स्ट नक्षत्र में ही शनि मेष नवमांश में आ जाएंगे। तो शनि और गुरु ने निमंत्रण और चीज़ों को सेट कर दिया है। गुरु का वृषभ राशि में होने वाला गोचर है। देन द थर्ड पार्ट इज कि गुरु जिस भी राशि को देखते हैं उसे इंक्रीज कर देते हैं। कन्या को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वृश्चिक को भी बढ़ा देंगे और मकर को भी बढ़ा देंगे। ना वृश्चिक इज ऑल अबाउट जो कि छुपा हुआ है, जो छुप चुका है आपसे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वृश्चिक वो चीज़ है जो छुप चुकी है और गुरु ने आज उसे देख लिया है। तो इसका मतलब है जिन लोगों के ऊपर गुरु की दशा है, गुरु का प्रभाव है या आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो आप छुपी हुई चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। मीन्स आप लोग एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शन साइंसेस के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकते इन चीज़ों की तरफ जाने से। दैन वर्गो इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशन, वर्गो इज़ ऑल अबाउट बंधन, वर्गो इज़ ऑल अबाउट दोज रिस्ट्रिक्शंस, दोज लिमिटेशंस। क्योंकि गुरु ने वर्गो राशि को देखा है, वो भी अर्थ एलिमेंट की राशि है और फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस को वो दिखाती है। तो गुरु का वर्गों को देखना फाइनेंशियल और फैमिली क्राइसिस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट को लाके रख देता है। थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट उठा के वो इन राशियों के ऊपर रख देता है कि फैमिली क्राइसिस बन सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस मीन्स लोन डेट, कि अगर किसी भी कुछ चक्कर दोष जाल में आप हैं तो शुरुआत में ही उससे मुक्त होइएगा। और उससे मुक्त होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी आराधना कर सकते हैं। एज ये गोचर गुरु मीन्स नारायण है और वृषभ का मतलब है शिव की एनर्जीज। नारायण और शिव का मिलन आप इसे समझिए, या वृषभ का मतलब है लक्ष्मी की एनर्जीज। तो नारायण और लक्ष्मी का मिलन, एक तरफ लक्ष्मी नारायण योगा है, एक तरफ शिव नारायण शंकर योगा है। तो इन दोनों की ऊर्जाएं यूनिवर्स में प्रसारित हो रही हैं। आप टेंपल जाकर माता लक्ष्मी की अगर आराधना करेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप अपने आप को मुक्त होता पाएंगे। अगर आप लॉर्ड शिवा की पूजा करेंगे विद लॉर्ड नारायणा तो आप अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्त होता हुआ पाएंगे। एंड द थर्ड इज़ कि आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का जो नाचना गणपति एक मंदिर है, नाचना गणपति मंदिर है। एंड द सेकंड इज कि नृत्य गणपति, डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा जो है उसकी आपको आराधना वंदना करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको हेल्प करेगी किससे बाहर आने में, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने में, जॉब क्राइसिस से बाहर आने में। लक्ष्मी नारायण की पूजा। देन द सेकंड इज कि
नृत्य गणपति, जो भी पूजा है वो शुरू होती है लॉर्ड गणपति की पूजा से, तो उनकी नृत्य गणपति, नृत्य डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा की पूजा आपको करनी चाहिए। पूजा कैसे करें, क्या होती है डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा, 32 फॉर्म होती हैं लॉर्ड गणेशा की, उन सब की डिटेल्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रांजिट का एक खाका, वो हमने खींचने की कोशिश करी है। पहला सेशन है तो पहला सेशन है तो चीज़ों को हम लाइटली लेके चलेंगे, ना कि एकदम से एडवांस कर दें, एकदम से एक्सट्रीम कर दें। बट आपको ये वादा करते हैं जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा कई एस्ट्रोलॉजरों का, वो लास्ट सेशन में वो इतनी बातें नहीं कवर कर पाएंगे जितनी हम फर्स्ट में कर जाएंगे। तो आप इस चीज़ को पर्टिकुलर को देखिएगा कि वेबसाइट के अंदर रेमेडीज़ को आप कैसे करें जिससे कि आप अपने आप को फाइनेंशियल एंड फैमिली क्राइसिस से बाहर निकाल पाएँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग अगर आपको करनी है तो हमारे साथ जुड़िएगा एंड इंस्टा को फॉलो कर लीजिए जिससे सारी अपडेट्स आपके पास क्विकली पहुंच जाएं। एंड आई थिंक मैक्सिमम पार्ट जो है ट्रांजिट का वो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने की कोशिश करी है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट कैसे हैं और प्लैनेटरी अलाइनमेंट गुरु के लिए फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, कौन सा मंथ होगा जो सबसे बेस्ट मंथ होगा, मेरे आत्मकारक मेरे धारा कारक के लिए ये गोचर कैसा है, और गुरु इस समय मेरे किसी प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, क्या प्रभाव वो मुझे देंगे, मेरे पास दशा इस प्लैनेट की है, क्या गुरु का गोचर मेरे लिए फेवरेबल है। तो इस सारे कंटेंट को हम कवर करेंगे अपने सेकेंड और थर्ड सेशन में। ये पूरी एक सीरीज़ है गुरु के ट्रांजिट के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपको ये अगला सेशन जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वैदिक ज्योतिष की एक जो ट्रू लॉ है उसे हम जलाए रख सकें। तो ये हुआ एनालिसिस का पार्ट, रेमेडीज़ को हमने कवर कर लिया है एंड देयर कम्स द रीडिंग्स पार्ट। तो गाइज मेष लगन के लिए गाइज गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव से आपके सेकंड हाउस के अंदर, आप सोचने की कोशिश कीजिए कैसे ये गोचर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा होगा। गुरु जब द्वितीय भाव के अंदर आएंगे, गुरु धन के कारक हैं, गुरु वेल्थ के कारक हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर। जब वो सेकंड हाउस के अंदर आएंगे तो वो वेल्थ के बारे में तो कुछ ना कुछ कहेंगे, फाइनेंसेस के बारे में तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो गुरु का द्वितीय भाव के अंदर आना, आई थिंक जो न्यू ईयर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, गुरु के गोचर से हम कहते हैं कि गुरु का गोचर जो होता है वही नव वर्ष को स्टार्ट करता है, न्यू ईयर को स्टार्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर टाइम आई थिंक आपके वेल्थ के लिए, आपके सेकेंड हाउस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुरु विश्वास करते हैं डिस्कशंस के अंदर। गुरु ऐसा नहीं है जैसे मंगल है, गुरु ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेते, वो डिस्कशंस पे विश्वास करते हैं, वो बात करते हैं बातचीत की कि साहब बातचीत से हम कुछ हल निकालें। सेकंड हाउस के अंदर ये गोचर है, गुरु आके सेकंड हाउस में थोड़ी बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है आप फाइनेंसेस के मैटर में बड़े डिसीजंस लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करें, उनके बारे में अच्छे डिसीजंस आप लें। तो म्यूचुअल फंड, SIP, बेटर इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये जो विचार हैं ये आपके जीवन के अंदर आपके माइंड में शुरुआत में ही आने लगेंगे, कैसे और कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। देन द थर्ड पार्ट इज़ कि सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली का भाव है, ये फैमिली का भाव है। फैमिली के भाव में गुरु को आना मीन्स अब फैमिली गुरु की तरह व्यवहार करेगी कि साहब डिस्कशन कर लीजिए, कि चर्चा विमर्श कर लीजिए। चर्चा किसके बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे आपके मैरिज के बारे में, चर्चा करेंगे आपके भविष्य के बारे में, चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन को सस्टेन किया जाए। तो मैरिज की जो कॉल है वो भी अब आपको आने लगेगी और वो आएगी मेनली फैमिली की तरफ से। इसमें स्वयं मैरिज को टर्न किया जाए या स्वयं मैरिज में बड़े परिवर्तन कर दिए जाएं, लिव इन को मैरिज में टर्न कर दें, ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम है। मेन संभावनाएं किसकी हैं, अरेंज मैरिज की या मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत ज़्यादा होने लगेगी। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ कि गुरु का गोचर जिस भी भाव के अंदर होता है, गुरु कोशिश करते हैं कि उस भाव के रिसोर्सेज का वो यूज़ करें, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अब गुरु देख किस चीज़ को रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके छठे भाव को। छठा भाव इज़ ऑल अबाउट आपके क्राइसिस, छठा भाव ऑल अबाउट क्राइसिस है, ये रिपु भाव है, शत्रु भाव है, क्राइसिस का भाव है, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर टाइम में आप कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली का थोड़ा सपोर्ट लें जॉब क्राइसिस को ख़त्म करने में, अपनी फैमिली का सपोर्ट लें फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने में। और मूल जो सपोर्ट है आपके जीवन के अंदर आपके फादर की साइड से और आपकी फैमिली की साइड से ही आएगा। तो दोस्तों पे, पड़ोसियों पे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिपेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पर्सन अभी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देन द
अष्टम भाव ऑल्सो गुरु और शनि दोनों की ऊर्जाओं को इस समय समेट रहा है। तो अष्टम भाव पे गुरु का ऐसा प्रभाव, अष्टम भाव में राशि भी जल तत्व की राशि, मुझे लगता है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है। कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में किसी ना किसी गुरु तत्व के कारण, किसी ना किसी गुरु तत्व के कारण। गुरु तत्व हो सकता है कि मैरिज के अंदर कुछ हुआ हो, फाइनेंसेस में कुछ हुआ हो, किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको एकदम से अवेकनिंग प्रदान कर दी हो, कुछ ना कुछ आपके साथ प्रीवियस ईयर के अंदर हुआ है। गुरु जब मेष राशि में थे और उस पर्टिकुलर चीज़ से आज आप भी कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट से मैं कैसे कॉप अप करूँ, उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे अपने जीवन के अंदर लाऊँ। दैन 10th एस्पेक्ट जो है आपके 9th एस्पेक्ट जो है, माफ़ करिएगा, आपके दशम भाव के अंदर ही है। तो नवम भाव और दशम भाव के अंदर जब भी गुरु का एस्पेक्ट आता है, नवम पे आए या दशम पे आए, वो एक ही तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो गुरु का भाव है, वो ज्ञान का भाव है, और दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है। तो गुरु जैसे ही दशम भाव को देखते हैं आपके कर्म को एक्टिवेट कर देते हैं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको अपनी साइड से मैक्सिमम एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और प्रोफेशन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशन का है। मैरिज में अगर बात होगी तो कार्मिक रिलेशन होगा, आप अपनी तरफ से एफर्ट ना भी देंगे अगर मैरिज में, तो फैमिली की साइड से या आपके पार्टनर की साइड से, इन लॉज की साइड से अपने आप कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। एंड फाइनेंस को हमने कवर कर लिया है, तो फाइनेंस के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है। लक मीटर पे ये कैसा ट्रांजिट है, मुझे लगता है ये 70 to 90% बेनिफिशियल ट्रांजिट है। शुरू के 1-1.5 मंथ हमको थोड़े से केयरफुल हैंडल करने होंगे, थोड़े से केयर से हैंडल करने होंगे। एज शुरू में गुरु कमज़ोर है और गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, तो शुरू में तो वो प्लैनेट कमज़ोर है, बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर, ऑकल्ट में कुछ करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन साइंसेस के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो ये गोचर है जो आपके लिए बना हुआ है। तो इससे मैक्सिमम गेन प्राप्त करिएगा। ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके हाउस की ईस्ट डायरेक्शन पे या अपने रूम की ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आइडल लगाने की बहुत आवश्यकता है, एंड उनकी वर्शिप, उनकी पूजा करने की भी बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप भूल जाए लगा के और वहाँ धूल चढ़ती रहे, नहीं, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। एज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इस गोचर का इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो ये होने जा रहा है आपके लगन के अंदर 12 साल के बाद का। इस 12 साल के बाद गुरु का सानिध्य आपको मिलेगा। अब सोचिए कैसा ये सानिध्य है। ये सानिध्य है गुरु की ऊर्जाओं को प्राप्त करने का। ये सानिध्य है अपने आप को गुरु बनाने का। ये सानिध्य है कि अपने गुरु से मैक्सिमम ज्ञान आप प्राप्त कर लें। तो ये पर्टिकुलर ईयर आपके लिए, जो ईयर है वो स्टार्ट कब होता है वैदिक ज्योतिष में, वो होता है गुरु के गोचर से। 1 साल ये गोचर रहता है, 12 राशियों को ये टच करके जाता है। हर साल गुरु 12 राशियों को टच करते हैं। नवमांश से, दशमांश से, या आप कहिए D3 से क्लियर कट पोजीशन मिल जाती है कि गुरु कैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि दृष्टिकांड के अंदर भी पक्षी दृष्टिकांड, सर्प दृष्टिकांड, काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, मैं उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। गुरु का लगन के अंदर आना आई थिंक ये बेस्ट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कहा भी गया है कि लगन का गुरु जो होता है वो लाख कोटि दोषों को समाप्त कर देता है। जो राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी या जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वो मेष लगन में हुआ था, जहाँ पर गुरु लगन के अंदर विराजमान थे। तो आप सोचिए 12 साल के बाद गुरु आपकी लगन के अंदर आ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ गुरु में वृषभ लगन के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट तो नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट है, अष्टम के स्वामी है, बट 11th के भी स्वामी है। तो 11th के स्वामी का लगन में आना इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब इच्छाएं कैसी भी हो सकती हैं। 11वें भाव ने कहा है कि इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि कौन सी इच्छा, कोई सी भी इच्छा अपने आप से पूछे क्या मेरी मूल इच्छा है। पर्सन टू पर्सन वो चेंज होगी, दशाओं से भी वो बदलेगी। जो आपकी मूल इच्छा है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आने की इच्छा हो, चाहे वो फेमस होने की इच्छा हो, आप उन्हें ईजिली पूरा कर सकते हैं। दैन गुरु इस समय आपके त्रिकोणों को देख रहे हैं। गुरु इस समय आपके त्रिकोणों को देख रहे हैं, तो त्रिकोणों की ऊर्जाएं एक्टिवेट हो चुके हैं। जब त्रिकोण एक्टिवेट होता है किसी भी कुंडली का, जब त्रिकोण किसी भी कुंडली का एक्टिवेट होता है तो वो कुंडली पूरी तरह से व्यवहार में आ जाती है, पूरी तरह से वो व्यवहार में आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पासपोर्ट इतना पावरफुल है, किसी भी कंट्री का वीज़ा उन्हें मिल जाता है। तो वो त्रिकोण है, वो एक्चुअली त्रिकोण की पावर है कि इस पर्सन को ईजिली सपोर्ट मिल जाता है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, इसे सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब वो आपके साथ होने लगा है कि आपको गुरु ने कह दिया है कि इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको हर तरह का सपोर्ट अब मिलना चाहिए। तो फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं बन सकती है। एंड इसी के साथ साथ गुरु के कारण आपको लोगों से इजीली सपोर्ट मिल जाएगा। आप कहीं ना कहीं, आप मांगे ना मांगे, लोगों से सपोर्ट आपको मिलना ही लग जाएगा। दैन थर्ड पार्ट इज कि गुरु का आपके
सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देना और शनि का भी सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देना, ये कभी कभी होता है। तो मैरिज की संभावनाएं पूरी जोर पकड़ रही है, मैरिज की संभावनाएं पूरे स्विंग के ऊपर है इस पर्टिकुलर ईयर में। मैरिज की, बिजनेस की, पार्टनरशिप में बिजनेस की, इनकी संभावनाएं पूरी हैं। तो ये पर्टिकुलर ईयर लक मीटर पे आई थिंक 70 to 80% आपके लिए है, क्योंकि आपके त्रिकोणों को गुरु ने एक्टिवेट करा है। और इस समय जो त्रिकोण एक्टिवेट हुए हैं वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण के अंदर स्टेबिलिटी की ऊर्जा होती है। अगर आप लगन से काउंट करेंगे तो धर्म त्रिकोण है, राशि से काउंट करेंगे तो अर्थ त्रिकोण है। धर्म अर्थ की ऊर्जाओं का समायोजन होना इज़ ऑल अबाउट कि मैं मेरी जितनी भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह अपहोल्ड करूँगा। मैरिज भी एक ड्यूटी होती है, फैमिली भी एक ड्यूटी होती है, तो फैमिली से मिलने के चांसेस हो सकते हैं। प्रोफेशन में कुछ अच्छा हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के बारे में बातें, या फिर स्टेट PCS सिविल सर्विसेज को क्रैक करना हो। प्रोफेशन में गुरु तत्व को इंक्लूड ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह की मैनेजर की पोस्ट हो, किसी भी डिपार्टमेंट की मैनेजर की पोस्ट हो। यहाँ आपका लक बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या ये 10th हाउस को सीधे गुरु देख रहे हैं? नहीं देख रहे, बट नवम भाव को भी देखता हुआ गुरु दशम पे प्रभाव लाता है, क्योंकि अगर आपका भाग्य मजबूत होगा तो वो कर्म से ही मजबूत होगा, ये उसकी मूल धारणा है। एंड आई थिंक गुरु का ये गोचर आपको बहुत ऊंची जो स्टेजेस होती हैं लाइफ की वहाँ पर ले जा सकता है। स्पिरिचुअली तो ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन दे सकता है, बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन दे सकता है। मैटीरियली फॉरेन ट्रैवल की बातें, प्रोफेशन को बेटर करना, फाइनेंसेस के बारे में बड़े डिसीजंस को लेना, फाइनेंसेस के बारे में सोचना, फैमिली के साथ मिलकर कुछ करना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, इनकी संभावना इस पर्टिकुलर ईयर में डेफिनेटली आपको मिलेंगी। अगर मिथुन लगन की बात की जाए तो ये होने जा रहा है आपके 12th हाउस के अंदर, द्वादश भाव में। द्वादश का गुरु, आप सोचिए एक प्लैनेट है जो कि सात्विक है, एक प्लैनेट है जो कि सात्विक है, एक प्लैनेट है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, एक प्लैनेट है जैसे वैदिक ज्योतिष की आत्मा तो नहीं, लेकिन वैदिक ज्योतिष की आत्मा का मिनिस्टर कहा गया है कि ये आत्मा को ये गाइड करता है, आत्मा को गाइड करने वाला, आत्मा को नॉलेज देने वाला। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है और सूर्य के मंत्री कौन है? गुरु सूर्य के मंत्री हैं, तो ये आत्मा के गाइड हुए। उनका 12th हाउस में होना, इससे अच्छी स्पिरिचुअल व्यवस्था नहीं बन सकती, इससे टॉप नॉच की स्पिरिचुअल व्यवस्था नहीं बन सकती। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर लूँगा। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरे नियर एंड डियर वंस के साथ ऐसा होता है? क्या हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं? क्या हमारी कार्मिक जर्नी है? इस तरह के जो आंसर्स हैं वो स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर आते हैं, उन्हें आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट जुपिटर, एज जुपिटर ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस। देन मैटीरियली कैसा है ये गोचर? मटेरियल में 12th हाउस बहुत बड़े मटेरियल्स को कंट्रोल नहीं करता, बट ये फॉरेन ट्रैवल को कंट्रोल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपके एजुकेशन को, जो फॉरेन वीज़ाज देके जाते हैं ना, एजुकेशन वीज़ाज, उनको ये कंट्रोल करता है। एंड ये कंट्रोल करता है आपके एक्सपेंडिचर को। तो गुरु का 12th हाउस में आना, आई थिंक एक्सपेंडिचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाएंगे कि एक्सपेंडिचर को तो मैं सोच समझ के करूँगा, बहुत कदम फूंक के रखूँगा, कोई कितना भी मांगे मैं पैसा जब ही दूंगा जब मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक्सपेंडिचर की बात है। देन द सेकंड इज़ कि फॉरेन ट्रैवल की जस्ट एजुकेशन वीज़ाज एंड ऑल, इनकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है एज जुपिटर जो है दशम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के भी स्वामी है। तो फॉरेन ट्रैवल की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का बनना, या फिर फॉरेन से अपने वर्क का कनेक्ट हो जाना, मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या कोई ऐसा वर्क जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स की आपको ज़्यादा यूँ कहिए कि ज़्यादा आवश्यकता हो। ऐसे कई वर्क होते हैं जिनमें फॉरेन क्लाइंट्स की आपको बहुत आवश्यकता होती है, या आप पहले से फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल गोचर है। एज जुपिटर 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये फाइनल एफर्ट देने का टाइम है, ये फाइनल एफर्ट है, जिस भी चीज़ में लगे हुए हो उसमें फाइनल एफर्ट देने का टाइम है। मैरिज में कई सालों से डिले फेस कर रहे हो, तो ये फाइनल एफर्ट देने का टाइम है, इस पर्टिकुलर ईयर में कर देंगे, बिकॉज जुपिटर 12th हाउस में, 12th हाउस का जुपिटर एक बात को याद रखता है, फाइनल एफर्ट में देने जा रहा हूँ, फाइनल एफर्ट में दूंगा। ये ऐसा गुरु है जो कहता है कि फाइनल एफर्ट आपको देना ही देना है, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। तो फाइनल एफर्ट दीजिएगा, गुरु की पूजा कीजिएगा, अपने घर की साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा क्लीन करके रखिए। एंड अगर कर सकें तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की किसी प्रतिमा को भी आपको रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ उनके ऊपर धूल चढ़ती रहे, आपको उनकी पूजा भी करनी चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मैरिज के रिगार्डिंग। देन द
फाइनेंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो फाइनेंस के बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना। एंड प्रोफेशन का इस साल ध्यान रखना चाहिए। एज 12th हाउस में दशम बीज का जाना इतना अच्छा नहीं बनता प्रोफेशन में। इसका मतलब है कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ, बट लोग मेरे काम में नुक्स निकालते रहते हैं। वो जब ही बनता है जब 10th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस के अंदर चले जाते हैं। 12th हाउस ब्लैमिश भावा तो है, लेकिन स्पिरिचुअल भावा बहुत ज़बरदस्त का है। यात्राओं पे जाइएगा, कोई ना कोई गुरु टीचर ऐसा मिलेगा जो एक ही मिनट में सारी समस्याओं को काट देगा। ऐसे गुरु जो मिलने का समय होता है वो जब ही होता है जब गुरु 10वें भाव में या 12वें भाव में गोचर करें। तो ऐसा गुरु मिले जो कि बहुत ज़्यादा कार्मिक गुरु है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जब ये तो किसी भी समस्या को काट देता है। क्योंकि 12th हाउस जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट का है, कि क्राइसिस तो एक खड़ा है, फैमिली में समस्याएं हैं, फाइनेंस ठीक नहीं है, प्रोफेशन में इश्यूज़ हैं, हेल्थ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन क्राइसिस को मैनेज कैसे किया जाए, कि इसे कौन काटेगा? इसे काटेगा आपका गुरु। यात्राओं पे जाना आपको पड़ेगा, और वो यात्राएं आपको हेल्प करेंगी अपने पर्टिकुलर गुरु, अपने पर्टिकुलर सोल गुरु से मिलने में। तो ये आपको काम आने वाले समय में करना चाहिए। अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन के लिए गुरु का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपका जो स्वामी है चंद्रमा, वो तो गोचरों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं, या फिर वो गोचर करते रहते हैं, क्योंकि उनके गोचर को ट्रेस तो जब ही किया जा सकता है जब पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, सोलर एक्लिप्स हो या फिर लूनर एक्लिप्स हो। तो उनके गोचरों को कोई भी इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता है। देन गुरु का गोचर आपके भाग्य का निर्माता है। गुरु का गोचर आपके भाग्य का निर्माता है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। ये 1 साल के लिए होता है। ये मेष से जाएंगे वृषभ में, और वृषभ कहाँ है आपकी कुंडली में? अगर आप देखें तो वृषभ आपके 11th हाउस में। मैंने आपको बताया गुरु के पास एक मूल ऊर्जा है। वो क्या है? वो डिस्कशन करने की ऊर्जा है। जिस भी भाव में जाते हैं वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं। तो 11th हाउस का गुरु विचार विमर्श तो बहुत करेगा। अब 11th हाउस है किस चीज़ का? 11वां भाव जब कहता है ज्योतिष, तो वो किस भाव किस रिसोर्स को वो इंडिकेट कर रहा है। 11th हाउस के अंदर मूलतः ऊर्जा है आपकी इच्छाओं की। जो इच्छाएं आपकी शारीरिक नहीं है, आपकी आत्मा की इच्छाएं हैं। क्योंकि 11th हाउस जो है वो अष्टम भाव के बाद आता है, और अष्टम भाव में मृत्यु है। अष्टम भाव के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो 9वें भाव से यात्रा शुरू होती है आत्मा की। 9वां भाव आत्मा के ज्ञान को दिखाता है, आत्मीय ज्ञान को दिखाता है। 10वां भाव प्रोफेशन को दिखाता है, आपके मूल कर्म को दिखाता है कि आपकी आत्मा का मूल कर्म क्या है। 11th हाउस आपकी आत्मा की इच्छाओं को दिखाता है। तो 11th हाउस में इस समय गुरु का गोचर है। आत्मा के ऊपर पूरा फोकस आत्मा के ऊपर रहेगा। आत्मीय इच्छाओं की प्राप्ति करना आपका पूरा आपका ये पूरा दारोमदार इसी पे रहेगा कि आत्मीय इच्छाओं की प्राप्ति करना है। मीन्स कोई कार्मिक रिलेशन, मैरिज में अगर बात होगी तो कार्मिक रिलेशन की बात होगी। अगर कोई पर्सन से आपको लगता है कार्मिक कनेक्शन है मेरा इसके साथ, तभी आप उससे जुड़ेंगे। ये हुई आत्मीय इच्छा। अगर आपको आपके पैशन को फॉलो करना है तभी आप उसे काम को करेंगे। आपका काम आपका पैशन है कि मुझे तो सब ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा, बस मुझे ये अच्छा लगता है, तभी आप उस काम को करेंगे। क्योंकि वो आपकी आत्मीय इच्छा है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। तो आपकी आत्मा उस काम को चाहती है। अगर आपको किसी पर्सन से जुड़ना है तो आप जब ही जुड़ेंगे जब वो आपका आत्मीय पर्सन है। ये इसके साथ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आत्मा का संबंध है। जब हम कहते हैं जब 11th हाउस के अंदर किसी बड़े प्लैनेट का गोचर हो रहा हो, गुरु का गोचर सबसे बेस्ट होता है 11th हाउस के अंदर। वैसे शनि और राहु का कहते हैं क्योंकि तामसिक प्लैनेट है, बट आप सोचिए एक सात्विक प्लैनेट है 11th हाउस में जा रहा है, तो वो इच्छाओं को प्योरीफाई भी करता है। कई बार इच्छाएं गलत भी होती हैं इंसान की, तो उन गलत इच्छाओं की तरफ शनि और राहु ले जाते हैं। बट गुरु कहते हैं ना, मैं प्योरीफाई भी करूँगा, मैं इच्छाओं को अच्छा भी करूँगा, मैं इच्छाओं को बेटर भी बनाऊँगा। तो ये पर्टिकुलर जो ईयर है वैदिक ज्योतिष में नव वर्ष शुरू होता है गुरु के गोचर से। तो ये जो पर्टिकुलर ईयर है, आई थिंक ये दी बेस्ट ईयर है अपनी आत्मा को जानने के लिए। ये दी बेस्ट है अपनी आत्मीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये दी बेस्ट है एक लास्ट एफर्ट देने के लिए। एक लास्ट एफर्ट दिया जाए कि साहब एक बार लास्ट बार कोशिश की जाए। चीज़ें सही नहीं चल रही कोई बात नहीं, बट एक बार कोशिश की जाए, तो उसके लिए ये दी बेस्ट है। एंड आई थिंक ये गोचर आपको हेल्प करेगा आपके 3rd हाउस के रिगार्डिंग। क्योंकि गुरु यहाँ पर अगर गोचर करेंगे तो वो 5th दृष्टि देंगे 3रे भाव में, और 3रा भाव क्या है? आपके एक्शंस का है। और 3रा भाव भी आपके काम का है कि आपकी इच्छाओं का है। तो अगेन गुरु ने संबंध बना दिया है कि मैंने इच्छाओं को ढूंढ लिया है, मैंने वो आत्मीय इच्छाएं ढूंढ ली हैं, अब एफर्ट देने का टाइम है, अब एफर्ट दिया जाए। देन 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे आएगा। अगेन रिलेशनशिप की बात आ गई, पास्ट की बात आ गई, पास्ट कनेक्शंस की बात आ गई। तो तैयार रहिए, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आपके जीवन में आएगा।
कोई ना कोई कार्मिक पर्सन इस ईयर आपके जीवन के अंदर आएगा जिसके साथ ऐसा लगे कि आत्मीय संबंध है। जॉब के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा कि आपको अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर जो आपका आत्मीय इच्छा है, आपका जो आत्मीय कार्य है, ये मेरा तो ये कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी तो ये, या मेरा ये आत्मीय कार्य है कि ये काम तो मैं करने के लिए ही आया हूँ या आई हूँ, तो वो आपको करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि मैं साहब जॉब करके पैसा कमा लूँ और उससे ही मैं खुश हो जाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। जॉब से थोड़ा सा डिस्टेंस भी महसूस होगा या थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन भी महसूस होगा कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है जॉब। दैन गुरु देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, एंड अष्टम भाव को गुरु देख रहे हैं आपके 7, 8, 9 7th हाउस को एक्चुअली। तो 7th हाउस को गुरु देख रहे हैं, और 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट द मैरिज, 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपको बैलेंस भी स्ट्राइक करना होगा आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के बीच। अब जब हम बात कहते हैं फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो ये कई बार समझ नहीं आते क्या बातें ये हो रही हैं। देखिए, आपकी एक फिजिकल डिज़ायर होती है कि ये मैं काम कर रहा हूँ बस पैसे के लिए कर रहा हूँ। फिर होती है आत्मीय इच्छाएँ कि ये काम तो मुझे करना ही था, ये काम मुझे सेटिस्फैक्शन देता है, ये काम मेरे को ऐसा महसूस होता है इस काम को करने के बाद कि मैं कंप्लीट हूँ। तो ये पर्टिकुलर ईयर उन कामों को करने का है जो आपको कंप्लीट महसूस कराएं, ना कि केवल और केवल आपको पैसे दें। पैसा 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 पर्टिकुलर ईयर में मत कहिएगा। हाँ, फिर म्यूचुअल फंड हुए, SIP हुए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हुए, SIPs एंड ऑल, इन पे आप वर्क कर सकते हैं, इन पे आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, और ये आप करने भी लगेंगे। शुरुआत से ही बैंक बैलेंस को अच्छा करना चाहेंगे, नए बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं बैंक के बारे में ज़्यादा जानूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट्स को अच्छी तरह मैनेज करूँ, उनको अच्छी तरह मैनेज करूँ, उन पर वर्क करूँ, अपने सिविल स्कोर को चेक करूँ। वो जब होता है जब गुरु 11th हाउस में गोचर करता है। लेकिन मूल इच्छा क्या है गुरु की? कोई ना कोई आत्मीय इच्छा थी इस पर्सन की, उसे आज मुझे कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो ये काम गुरु डेफिनेटली करेंगे इस गोचर में। एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म खोल सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे कि आप लाइमलाइट के अंदर आएँ। ऐसा आप काम करना चाहेंगे। अगर हम कहें सिंह लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके 10th हाउस में। आप सोचिए इस गोचर के बारे में। गुरु ज्ञान के स्वामी है, ध्यान के स्वामी है, आपकी लगन जो है उसके स्वामी सूर्य, उनके मंत्री हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। गुरु का गोचर अगर आपने ट्रैक नहीं करा तो आप यही नहीं समझ पाएंगे कौन पर्सन मुझे गाइडेंस देने वाला है आने वाले समय में, किसके विचारों को, किसके निर्देशों का मुझे पालन करना चाहिए या उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। कॉज गुरु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा आपके जीवन के अंदर, और 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट आपका प्रोफेशन, आपकी कार्मिक ड्यूटीज़ हैं कि साहब ये काम तो आपको करना था, इसे करने के लिए आप धरती पे आपने जन्म लिया है, आपका अवतार हुआ है इस काम को करने के लिए। कॉज गुरु का गोचर हो रहा है 10th हाउस के अंदर, आई थिंक प्रोफेशन को प्रभावित करेंगे। तो मैटीरियली तो प्रोफेशन हो गया, स्पिरिचुअली 10th हाउस और आत्मा का बहुत गहरा संबंध है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अष्टम भाव में तो डेथ हो जाती है इंसान की, अष्टम भाव इज ऑल अबाउट द डेथ। तो 9वें भाव से क्या है फिर? 9वें भाव से 12वें भाव तक क्या है? 9वें भाव से 12वें भाव तक है आपकी आत्मा की यात्रा। 9वें भाव में है आपका आत्मीय ज्ञान, 10वें भाव में है आपका आत्मीय कार्य, आत्मीय दायित्व। गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको अपना आत्मीय दायित्व पहचानना होगा इस पर्टिकुलर ईयर कि मेरा आत्मीय दायित्व है किस काम के प्रति, किस इंसान के प्रति, मदर के प्रति, फादर के प्रति, सिबलिंग्स के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने चाइल्ड के प्रति, किसके प्रति है मेरा आत्मीय दायित्व, किसके लिए। देयर कम्स जुपिटर का गोचर 10th हाउस में, ये काम आपको करना होगा इस ईयर में। आप ये पहचान सकते हैं कि आपका आत्मीय दायित्व किसके ऊपर है, और वो इंसान भी ये पहचान लेगा कि मेरा आपके साथ आत्मीय कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन। तो सोलमेट के जो कनेक्शंस होते हैं मैरिज में अगर आप ले जाएंगे तो सोलमेट, रिलेशनशिप्स में सोलमेट के कनेक्शन, उनके लिए तैयार हो जाइए। प्रोफेशन में जुपिटर की एनर्जीज़ हैं, जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त करी है वो आपको प्रोफेशन में हेल्प करेगी। आपकी कुंडली में गुरु क्या कंट्रोल करते हैं आप मुझे बताइए? गुरु कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली के अंदर आपके 5th हाउस को, गुरु कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव को। तो अष्टमेश का द्वादश भाव में होना, अष्टमेश का दशम भाव में होना, थोड़ी सी ब्लैमिश एनर्जीज तो हैं, लेकिन आई थिंक प्रोफेशन में डीप रिसर्च करने का टाइम है, PhD प्रोग्राम्स में जाने का टाइम है। UG अगर आपने कर लिए, अंडर ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट करिए, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ नई स्किल्स को प्राप्त करिए। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, तो टैलेंट स्किल्स को पॉलिश तो आपको करना ही पड़ेगा, यही इस गोचर की मूल भावना है। एंड करियर के अंदर ही, प्रोफेशन के अंदर ही आई थिंक आप अपने
पॉसिबल स्पाउस या पार्टनर से मिल पाएंगे। तो बल्ले बल्ले करने वाला ये ट्रांजिट है, एज त्रिकोण का संबंध केंद्र से बनने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है पंचम और स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है दशम भाव। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। किस डायरेक्शन में आपको पूजा करनी चाहिए? आई थिंक साउथ वेस्ट में अगर कोई हनुमान जी का टेम्पल आपको मिलता है वहाँ पे आप पूजा करिए। शंकर भगवान का टेम्पल मिलता है तो वहाँ पे आप पूजा करिए। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई भी टेम्पल मिले, अगर टेम्पल नहीं मिलता है तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को रखकर उनकी पूजा वहाँ पर कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी है, आप स्वयं पूजा कर सकते हैं और तुलसी माला को आप धारण कर सकते हैं और एक नई तुलसी माला के ऊपर आप जाप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन जाप होने चाहिए लक्ष्मी नारायण भगवान के, जाप होने चाहिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले, माता पार्वती को प्रसन्न करने वाले। एज 10th हाउस के अंदर मूल ऊर्जाएं हैं इस समय गुरु की, और दशम भाव जो उसे शेल्टर दे रहा है वो केंद्र भाव है। वो वैसे तो विष्णु स्थान है, बट वृषभ राशि इज ऑल अबाउट द फेमिनाइन टच। जुपिटर इस समय भरणी नक्षत्र में है, वहाँ पे भी फेमिनाइन एनर्जीज आ जाती हैं। एक बार रेमेडीज़ के पार्ट को दोबारा देखिएगा जो एनालिसिस में प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि लॉर्ड गणेशा की पूजा करने के बाद ही आपको रेमेडीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर काम आप आने वाले समय के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि आपका गोचर जो है शानदार तरीके से निकले। कन्या लगन के लिए तो ये होने जा रहा है आपके 9th हाउस के अंदर। आप सोचिए गुरु उस भाव के अंदर जिस भाव का वो प्रतिनिधित्व करता है, जिस भाव से वो मूल ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं। गुरु नवम भाव से मूल ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं। जब आप गुरु कहते हैं, जब आप बृहस्पति कहते हैं, तो आप कहते हैं नवम भाव की ऊर्जा है, भाग्य की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है, आत्मीय ज्ञान की ऊर्जा है। गुरु इस भाव के अंदर निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट ईयर में जिन भी समस्याओं को आपने फेस किया है, जिन भी क्राइसिस को आपने फेस किया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है पास्ट टाइम में, चाहे वो केतु का ट्रांजिट हो, चाहे वो एक्लिप्स का सीज़न हो, चाहे वो शनि का गोचर हो, तो आपने बहुत चीज़ों को फेस किया है। जो आपको रिलीफ चाहिए था, जो आपको हेल्प चाहिए थी, जो आपको हीलिंग चाहिए थी, वो इस गोचर से आपको निश्चित रूप से आती हुई दिखाई देगी। नवम भाव का गोचर है, आत्मीय ज्ञान को प्राप्त करने का समय है, अपने आप को जानने का समय है। शुरुआत जो गोचर की है उसमें गुरु मकर नवमांश के अंदर गोचर करेंगे, वहाँ वो कमजोर स्थिति के अंदर रहेंगे। अष्टम से नवम भाव में आएंगे तो शुरू जो गोचर का है, शुरुआत जो है इसकी मई का मंथ जो है, उसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। और बड़े ट्रैवल्स, कोई एक्सपेंडिचर या फिर कोई जो हम करते हैं ना कि पहाड़ चढ़ेंगे साहब, कि कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक हमने नहीं करा, ऐसे काम को अभी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव में गुरु का गोचर अभी होने लगा है। अष्टम भाव से गुरु आए हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने से पहले थोड़ा आपको सोचना चाहिए। कुछ भी ऐसा करने से पहले जो आपने आज तक ना करा हो, थोड़ा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि गुरु का गोचर शुरुआत में आपको ऐसी ऊर्जाएं प्रदान करेगा कि कुछ ऐसा करो जो आपने आज तक ना करा हो, कुछ ऐसा करो, कुछ रोमांचक करो, कुछ ऐसा कर डालो जो अब तक आपने करा ही ना हो। तो वो काम करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैटीरियली अगर मैं बात करूँ तो मैरिज के लिए ये गोचर अच्छा है। नवम भाव जो है वो सामाजिक उत्सवों का भाव है, सोशल सेरेमनीज जो होती हैं उनका भाव है। गुरु का नवम भाव में गोचर सोशल सेरेमनीज को दिखाता है, ये विवाह संबंधों को निश्चित रूप से दिखाता है। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए भी ये गोचर अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन साइंसेज के अंदर हैं, और उन लोगों के लिए जो कि किसी सीनियर पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट बीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। आपके लिए तो गोल्डन विंडो जो है वो इस गोचर ने स्टार्ट कर दी है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली के अंदर गुरु दोनों केंद्रों का प्रतिनिधित्व रखते हैं, वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को कंट्रोल करते हैं। सप्तमेश का नवम भाव में आना निश्चित रूप से विवाह की अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में जब गोचर करता है तो जातक घर को बदल सकता है। तो आने वाले ईयर में, क्योंकि गुरु का जो गोचर होता है उस समय कहते हैं नया साल शुरू हो गया, नव वर्ष आज आपको लग गया है। सबको एक साथ ये नव वर्ष स्टार्ट होगा 1 मई से, और इस नव वर्ष में आप अपने मदर फादर से, अपनी फैमिली से, अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, हाउस परचेज कर सकते हैं, हाउस को बदल सकते हैं, हाउस के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो ये काम आप निश्चित रूप से कर सकते हैं आने वाले समय में। ये गोचर आपको एक विख्यात टीचर बनाना चाहता है, एक विख्यात टीचर आपको ये बनाना चाहता है, कोई बहुत स्पेशल टीचर ये आपको बनाना चाहता है। तो ऐसा कोई मार्गदर्शक भी आप बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं। ऐसे कामों की तरफ आप आराम से जा सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो बहुत कुछ है जो आप इस गोचर से अचीव कर सकते हैं। मूल धारणा, मूल ताकत क्या है इस गोचर की? नवम भाव का गोचर है, भाग्य का गोचर है, स्पिरिचुअल एनर्जीज का गोचर है। तो स्पिरिचुअल की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो हर डायमेंशन को इस गोचर ने एक्टिवेट कर दिया है। मूल डायमेंशन है अपने गुरु से मिलना,
अपने सोल गुरु से मिलना वो संभव है इस गोचर के माध्यम से। गुरु जिस भी भाव के अंदर गोचर करते हैं, कहते हैं कि वो उस भाव को कमज़ोर करते हैं, बट एक्चुअली वो उस भाव के रिसोर्सेज के बारे में विचार विमर्श बहुत करते हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे समाज के बारे में, अपने संबंध अपने फादर के साथ कैसे हैं इसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और पितृदोष या किसी भी तरह के दोष जो कि फैमिली की तरफ से ओरिजिनेट होता है, पितृदोष हुए, काल सर्प दोष हुए, नागपाश दोष हुए, इनसे आप अपने आप को मुक्ति दे सकते हैं इस ट्रांजिट का उपयोग करके। तो ये बहुत अच्छे काम है जो आप इस गोचर में कर सकते हैं। आपको गुरु की एनर्जीज़ को प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की आपको विशेष वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान में होने वाला गोचर है, तो माता लक्ष्मी की पूजा को करनी चाहिए। एंड अगर आप रतन पहनना चाहें तो आप हमारे को अपनी दशा बताइएगा, उसके सुटेबल हम आपको रतन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तुला लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। गुरु का अष्टम भाव के अंदर आना, अष्टम भाव वैदिक ज्योतिष का छुपा हुआ भाव है। जब मैं कुछ कहता हूँ ना कि छुपा हुए का मतलब है कि जो बहुत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब आपकी पिछला जीवन आपका रहस्य है, आपकी आध्यात्मिक चेतना आपका एक रहस्य है, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, आपकी शारीरिक बॉडी नहीं जानती, आपकी आत्मा तो जानती है बट आपकी शारीरिक बॉडी नहीं जानती, आपका कॉन्शियस नहीं जानता जिन चीज़ों के बारे में, जो आपको सब कॉन्शियसली पता है जो चीज़ें। कई लोगों को होता है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल ताकतों का पता नहीं है, सबकॉन्शियसली तो मैं जानता हूँ मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, या ये मेरी मूल ताकतें थी मेरे पिछले जीवन में बट इस जीवन में मुझे पता नहीं है। कई बार होता है मैरिज में डिले आ रहा है साहब, कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, वो इंसान अपनी मूल ताकत को नहीं जानता। आप उस मूल ताकत को नहीं जानते, वो आपसे छुपी हुई है। आपका पार्टनर आपसे छुपा हुआ ही है तो है, यूनिवर्स ने उसे डिसाइड तो कर दिया है बट वो छुपा हुआ है। जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब डिसाइड तो कर दिया यूनिवर्स ने बट वो मिल नहीं रही है, वो छुपी हुई है आपसे। तो जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो अष्टम भाव में होती है। किसी को अष्टमेश की जब दशा लग जाती है या कोई बहुत बड़ा प्लैनेट अष्टम भाव में गोचर करता है तो हम यही बात कहते हैं कि कुछ है जो छुपा हुआ है, जैसे ही वो पता लग जाएगा वो तुम उस चीज़ से मैक्सिमम ज्ञान और गेन प्राप्त कर सकते हो। मतलब यूनिवर्स ने वो चीज़ तुम्हारे लिए डिसाइड कर दी है बट वो तुमसे छुपी हुई है, मात्र तुमसे छुपी हुई है। तो गुरु का गोचर अष्टम भाव में उस छुपी हुई चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो जो छुपा हुआ है ना उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये चीज़ है छुपी हुई है, अब ये बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो ये गोचर उन लोगों के लिए दी बेस्ट है जो कि मैरिज में डिले का सामना कर रहे हैं या अपने पार्टनर को नहीं पहचान पा रहे। अब आप अपने पार्टनर को पहचान पाएंगे, डिले आपके जीवन से जाएगा। प्रोफेशन में अगर आप अपने मूल कार्य क्षेत्र को नहीं पहचान पा रहे, उसका पता नहीं कर पा रहे, उसके आपको सुराग नहीं मिल रहा कि क्या काम है जो मुझे करना चाहिए, तो ये उस चीज़ को बाहर निकाल के लाएगा, आपको बता देगा गुरु ये काम आपको करना चाहिए। दान, अष्टम भाव ऑकल्ट का विभाव है, ये वाइट ऑकल्ट का विभाव है, डार्क ऑकल्ट का विभाव है। जो कहते हैं ना नज़र लग गई है या कुछ कर दिया है, वो भी अष्टम भाव से होता है। और वाइट ऑकल्ट मीन्स एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, न्यूमरोलॉजी सीखूंगा, प्रेडिक्शन साइंसेस सीखूंगा, पामिस्ट्री सीखूंगा, वास्तु, तो ये उन वाइट कलर्स का भी है। गुरु का गोचर अष्टम भाव में, वाइट कलर्स के ऊपर वर्क करिए, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एक बहुत अच्छे बहुत जाने पहचाने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट आप बन सकते हैं ईजिली, वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं। एंड डार्क ऑकल्ट से अपने आप को बचाने का टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा करा है या ब्लैक आइज़ क्यों मुझे बार बार रखती हैं, तो उसका भी आपको पता इस गोचर के थ्रू लग जाएगा। मैटीरियली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रुके हुए मामलों में तेज़ी आपको दिखाई देगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, फादर या ग्रैंडफादर की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट आएगा मैटीरियली इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो गुरु का अष्टम भाव में गोचर, अपने टैलेंट अपने स्किल्स को जानिए। कोई चीज़ है जो छुपी हुई है, वो ज्ञान है, वो जो छुपा हुआ है कि क्या काम करना चाहिए वो छुपा हुआ है अभी आपसे, गुरु उसको बाहर निकाल के आपके जीवन में ला देंगे। आपकी कुंडली के अंदर गुरु आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करते हैं, आपके 6th हाउस को कंट्रोल करते हैं। 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण है। और विपरीत राजयोग आप जानते हैं क्या होता है? विपरीत राजयोग का मतलब है कि जब आप जीवन को 0 लेवल से रीस्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, कि साहब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कि साहब वापस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऊर्जा अब आपके जीवन में है। अब चीज़ों को आप नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, नई एनर्जीज आप देना चाहेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होगा, आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस की तो धुरी जो है उसको ये गोचर बदलने वाला होगा। तो जैसे ही गुरु 1 मई को इस वृषभ राशि के अंदर आएंगे, आई थिंक फाइनेंसेस में बदलाव होंगे। म्यूचुअल फंड, SIP, कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे अपने मनी को, फॉरेन ट्रैवल की संभावना रह सकती है, विदेश यात्राएँ रह सकती हैं। एंड मूल फोकस क्या होगा? जो छुपा हुआ है उसे बाहर निकाला जाए। कोई चीज़ है छुपी हुई है जिसका मुझे अभी पता नहीं है, मैं उसे बाहर निकाल के रहूँगा। ये मूल धारणा है गुरु के गोचर की आपके लिए। अगर हम बात करें वृश्चिक लगन के लिए, तो वृश्चिक लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके 7वें भाव के अंदर। अब गुरु के गोचर को देखिए, गुरु आपको सीधा एक तो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं।
शनि भी आपको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये आपके जीवन में एक मार्क छोड़ के जाएगा, ये ट्रांजिट आपके जीवन के अंदर एक मार्क छोड़ के जाएगा। ये गोचर हो तो 12 लग्नों के लिए रहा है, लेकिन 12 लग्नों की हो सकता है कि साइकोलॉजी को प्रभावित करे, उनकी फैमिली को प्रभावित करे, बट ये गोचर आपकी लगन के लिए, आपकी लगन को सीधा प्रभावित करेगा, आपकी शारीरिक बॉडी को, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, और कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके जीवन में लंबे समय तक रहे आपके साथ, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट का प्रयोग करके, क्योंकि गुरु आपकी लगन को देख रहे हैं। आई थिंक गुरु आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, गुरु आपके 11th हाउस 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, तो गुरु आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर गुरु के गोचर को समझा जाए सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव मारक भाव है। जब सप्तम भाव की बातचीत होती है तो वो कहते हैं मारक है। मारक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको हानि पहुंचाए। जब गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वो उसे मारक नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपके लिए गुरु फेवरेबल प्लैनेट है। तो वो कहेंगे कि दुश्मनों पर निगाह रखेंगे आप आने वाले समय में। आप कोशिश करेंगे कि अपनी कमियों के ऊपर काम किया जाए, और बिजनेस या प्रोफेशन में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता हुआ देखता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के कारण। ये पर्टिकुलर जो ट्रांजिट है सप्तम भाव के अंदर है, और सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु, आप ऐसे समझिए आपके भविष्य के निर्माता होते हैं, आपके भविष्य के निर्माता होते हैं, क्योंकि वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड सप्तम भाव में है। बिजनेस में फाइनेंस लगा सकते हैं, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट रह सकती है, मैरिज में फैमिली के कारण मैरिज में चीज़ें आगे बढ़ेंगी इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। एंड 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है। फॉरेन ट्रैवल रह सकती है, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वीज़ा एंड ऑल, इन पे आप एक बार फोकस कर सकते हैं। एंड आई थिंक 5th हाउस का लॉर्ड है, सप्तम भाव में है, तो एजुकेशन को, टैलेंट एंड स्किल्स को आप पॉलिश करेंगे, उनको आप पॉलिश करना चाहेंगे, कॉज ये 5th हाउस का स्वामी है। 5th हाउस 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर पास्ट एंड योर रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप का स्वामी सप्तम भाव में, रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, इस तरह की कुछ संभावनाएं। एजुकेशन में आई थिंक जो भी एजुकेशन, जो भी टैलेंट स्किल आपने प्राप्त करा है, विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। तो कुछ बहुत अच्छा इस गोचर के कारण होने जा रहा है, बट 5th हाउस के ऊपर थोड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद ही अपने रिलेशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, या फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर जो जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं वो ही वर्थ नहीं है। मतलब वो यूनिवर्सिटी के डीन या उसके प्रोफेसर्स जो हैं वही उस यूनिवर्सिटी की इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं। तो ऐसी संभावनाएं भी रह सकती हैं, वहाँ हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ धनु लगन की, तो आपकी लगन के स्वामी है, आपकी लगन के स्वामी है लग्नेश का गोचर है। लग्नेश का गोचर आपकी दिशा और दशा को निर्धारित करता है। कहाँ होने जा रहा है? 6ठे भाव में होने जा रहा है। लग्नेश जब 6ठे भाव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे बंधनों का सामना करना होगा। बंधन योग ये दिखाता है, जी हाँ, ये बंधन योग दिखाता है, बट इस पर्टिकुलर ईयर में आप क्राइसिस को मैनेज करेंगे। क्राइसिस को मैनेज मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, फैमिली भी एक क्राइसिस है, चीज़ों में क्राइसिस आ जाता है, चीज़ों में समस्याएं आ जाती हैं। तो उन्हें मैनेज करने का टाइम है कि हाँ, कुछ समस्याएं थी, कुछ चीज़ थी जो सही नहीं चल रही थी, अब मैं उन्हें मैनेज करने की कोशिश करूँगा इस गोचर के कारण। देन द सेकेंड पार्ट, आपके चार्ट में ये 4th भाव के स्वामी का 6ठे भाव में जाना है। तो 4th भाव का स्वामी जब 6ठे भाव के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट और कोजी एनवायरनमेंट जो होता है उसमें थोड़ी सी ढिलाई ला देता है, उसमें थोड़ी सी कमी ला देता है। तो ये हमें फेस करना हो सकता है कि हमारा कंफर्ट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा पीड़ित हो रहा हो। शुरुआत जो इस ट्रांजिट की है वो पर्टिकुलरली होने जा रही है आई थिंक मकर नवमांश से। तो मकर नवमांश में गुरु जो है वो कमज़ोर स्थिति में रहता है, हमें वो कमज़ोरी शुरुआत में देखने को मिल सकती है, उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। एंड मदर को हेल्थ इश्यूज़ या मदर से हमारे संबंधों को बहुत ज़्यादा आप कहिए बहुत ज़्यादा देख के चलना चाहिए। मदर से संबंध कैसे है मेरे, और मदर की हेल्थ और मदर के संबंध, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में मदर के जो एक्शंस हैं वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मदर के जो एक्शंस हैं, मदर के जो निर्णय हैं वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम से अष्टम एक नाड़ी योगा है, तो उसका फॉर्मेशन भी गुरु कर रहे हैं ट्रांजिट के अंदर। तो 4th हाउस को अवॉइड करिएगा, हाउस होम में एक्सपेंडिचर कम करिएगा, हाउस होम में चेंजेस कम करिएगा, और किसी भी क्राइसिस से बाहर आने की कोशिश करिए। ये पर्टिकुलर ईयर आपको क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। रिलेशनशिप वाइज आई टोल्ड यू कि कार्मिक रिलेशन मिलेंगे, जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ का पार्ट रहेगा, एंड
कॉज ये 6th हाउस के अंदर है। 6th हाउस ऑल अबाउट कार्मिक एंगल्स एंड ऑल। तो वहाँ पर गुरु का होना किसी कार्मिक इंडिकेशन को दिखाता है। उस कार्मिक चीज़ से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई क्राइसिस है, कोई समस्या है, तो उसका मैनेजमेंट, उसका सॉल्यूशन करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर मैं बात करूँ मकर लगन की, तो मकर लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। गुरु आपके एक त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे आने वाले समय में। वो त्रिकोण है लगन का त्रिकोण। लगन इज़ ऑल अबाउट द धर्मा। तो ड्यूटीज़ का टाइम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानने का टाइम है। मानव की जो मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो टुवर्ड फैमिली होती है। तो टुवर्ड फैमिली में आपका ये चिल्ड्रन होना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज होना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पार्टनर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन चीज़ों का टाइम है। ऐसे ही अपनी बॉडी के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी आत्मा के प्रति कोई दायित्व है हमारा, तो उन चीज़ों को समझने का टाइम है। तो एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे तो ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का टाइम है। अगर हम मटेरियल आते हैं तो 5th हाउस में बैठे हुए गुरु 5th हाउस को प्रभावित करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को प्रभावित करेंगे। आप कोशिश करेंगे अपनी एकेडमिक्स को सुधारने की, तो एकेडमिक्स में जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी हैं आप उनके ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, वो डिग्री नहीं है, मुझे वो भी चाहिए, ये एजुकेशन नहीं है, ये भी चाहिए। ऐसी ऊर्जाएं शुरू में आपको देखने को मिलेंगी। गुरु देख रहे हैं आपके नवम भाव को और देख रहे हैं आपकी लगन को। ये दी बेस्ट ट्रांजिट है, बिलीव मी, ये दी बेस्ट ट्रांजिट है। शुरू के जो मंथ हैं उसमें आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है रिलेशंस को आगे ले जाने का, फादर के साथ अच्छे संबंध रखने का, फैमिली से अच्छे संबंध रखने का। एंड इसी के साथ साथ नवम भाव जो है सोशल सेरेमनीज़ का होता है। तो यहाँ जब भी गुरु नवम भाव को देखें, वो विवाह संबंधों को, फैमिली में कुछ संबंध, मतलब फैमिली में कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स एंड ऑल, इनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड लगन को देख रहे हैं तो आपके जीवन को एनर्जाइज करने गुरु इस समय आ रहे हैं। शुरुआत में मकर नवमांश का ये ट्रांजिट है, वहाँ ये अच्छा नहीं है। तो शुरुआत में 1-2 मंथ आप बेटर अवॉइड करिएगा कोई बड़ा डिसीजन लेना, बट उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में आपको आती हुई दिखाई देने लगेंगी। ये है मकर के लिए गुरु का गोचर 5th हाउस के अंदर। ज़्यादा इसे अभी कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे दृश्यकांड में हम कवर करेंगे, नवमांश में इसे कवर करेंगे, क्योंकि मकर लगन के लिए ये मूलतः लगन का नहीं, ये मूलतः नवमांश का गोचर है, नवमांश का, क्योंकि वहाँ गुरु बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ हिडन है जो वो करने आने वाले समय में जा रहे हैं। अगर हम बात करें कुंभ लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर। गुरु का 4th हाउस में आना, गुरु जिस भी भाव में जाते हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मैं इसके रिसोर्सेज के बारे में विचार विमर्श करता रहता हूँ। 12 साल के बाद वो आपके 4th भाव में आ रहे हैं। 4th भाव को वो ब्लेस भी करेंगे, गुरु ब्लेसिंग्स के स्वामी है, जिस भाव में जाए उसे ब्लेस करते हैं। तो हाउस होम परचेज करने का ये टाइम हो सकता है, कुछ हाउस होम परचेज कर सकते हैं, फ्लैट परचेज कर सकते हैं। देन द सेकंड इज 4th इज़ ऑल अबाउट मदर। सो मदर से संबंध अच्छे हो सकते हैं, मदर किसी हेल्थ इशू में है तो उससे वो बाहर निकल के आ सकता है। एंड 3rd इज़ कि 4th हाउस अबाउट आपका कंफर्ट को अच्छा कर सकते हैं। जिस भी एनवायरनमेंट में है, अगर आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट में मुझे पॉलिटिक्स का बहुत सामना करना है, तो गुरु का गोचर बस ये गोचर है जो आपको उस पॉलिटिक्स से बाहर निकाल सकता है। इस गोचर के पास इतनी स्ट्रेंथ था। दैन द 4th और द 5th इज़ कि 4th हाउस जो है वहाँ से मोक्ष की जर्नी स्टार्ट होती है। 4th हाउस जब हम कहते हैं ना मोक्ष त्रिकोण 4-8-12 4-8-12 4-8-12, तो 4 नंबर जो है वो 4th हाउस का नंबर है। वहीं से आपकी मोक्ष यात्रा शुरू होती है। गुरु का वहाँ पर आना किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करना दिखाता है कि कोई एक चैप्टर है जो कंप्लीट होगा। पॉसिबल है कि किसी फेल्ड रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने की कोशिश करें, या कि पॉसिबल है कि किसी फेल्ड मैरिज से आप बाहर निकलने की, फील्ड करियर से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। जो भी फेल हो चुका है, जो भी अब काम वर्थ नहीं है, जो अब काम नहीं कर रहा है, उससे बाहर निकलने का टाइम होता है जब गुरु 4th हाउस के अंदर अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जमाने लगता है। कॉज 4th हाउस में बैठे हुए गुरु 10th भाव को देखेंगे तो प्रोफेशन में तो वो कुछ करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में, प्रोफेशन में तो कुछ होगा। मैरिज में जो भी रिलेशंस या जो प्रपोजल्स आते हैं ना, वो आएंगे आपके मदर इन लॉ के साइड से। ये फॉर श्योर कंफर्म बात है, फॉर श्योर, क्योंकि 10th भाव एक्टिवेट है। अब 8th भाव को भी देख रहे हैं, 11th को भी देख रहे हैं, तो 8th पे गुरु का इन्फ्लुएंस एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, PhD प्रोग्राम्स को रीस्टार्ट कर सकते हैं, PG को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बी इट एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शन साइंस एंड ऑल। तो ये काम आप कर सकते हैं। 11th पे है तो सोशल मीडिया में आप जा सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार जो हैं वो गुरु आने वाले समय में खोलेंगे आपके लिए। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो आई थिंक वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होकर आपको किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन, आपके हाउस से वेस्ट में जो भी मंदिर पड़े उसमें आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए एक बार। अगर हम बात करें
मीन लगन की, तो लग्नेश का गोचर है, लग्नेश का गोचर है तीसरे भाव में। तीसरे भाव की मूल धारणा आपको पता है, तीसरा भाव इज ऑल अबाउट आपकी इच्छाएं, तीसरा भाव ऑल अबाउट इच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव से ही इच्छाओं का उद्गम होता है। 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस ये काम त्रिकोण के भाव हैं। गुरु का काम त्रिकोण के मूल भाव में आना, मूल भाव 3rd हाउस है, 3rd से एक नई इच्छा स्टार्ट होती है। तो ये इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में ये पर्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, गुरु के गोचर से हम जानते हैं कि ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम जानते हैं सूर्य के गोचर से। तो गुरु तीसरे भाव में है, तीसरा भाव इज ऑल अबाउट आपके काम। तो कोई नई इच्छा आप पालेंगे, वो कहते हैं ना कि इच्छा पाल ली साहब इसने, तो वो नई इच्छा पालने का समय है। कोई नई इच्छाओं की प्राप्ति आप करना चाहेंगे, कुछ नया प्राप्त करना है, ऐसा आपको लगेगा कि बस आप कुछ नया प्राप्त करेंगे, आप कुछ करेंगे, करके दिखा देंगे इस साल, ऐसी भावना शुरू में आपको आने लगेगी। कुछ करके दिखा देना है कि बस अब कुछ करना है और कुछ नई इच्छा हमें प्राप्त करनी है, कुछ नई इच्छा को हमको पालना है, ऐसा भी आपको शुरू में सोच करके लग सकता है। तो नई इच्छा हो सकती है किसी प्लेटफॉर्म पे आना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई स्टार्टअप पे अपना इन्वेस्ट करना, तो ये भी आपकी इच्छा हो सकती है। कॉज गुरु 3rd हाउस के अंदर आ रहे हैं, गुरु तीसरे भाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उपापचय भाव है, जो भी प्लैनेट आता है उसको बूस्ट देता है, तो गुरु भी बूस्ट रहेंगे। और 9वें भाव को देखेंगे तो 3 9 का संबंध होता है, जो भी आप एफर्ट देंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें गुरु आपको रिजल्ट निकाल के जरूर देंगे। हाँ, एक कमजोरी आपको देखने को मिलेगी गुरु के गोचर से, जैसे ही गोचर शुरू होगा लगने लगेगा मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये द्विस्वभावता है, ये द्विस्वभावता है आपकी लगन की और 3rd हाउस की, क्योंकि 3rd हाउस मूलतः तो बुद्ध का भाव है, 3rd हाउस मूलतः तो बुद्ध का भाव है। गुरु बुद्ध का समायोजन होना, एजुकेशन में कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड आई थिंक 3rd हाउस ऑल अबाउट स्किल्स है, तो स्किल्स के ऊपर आप कुछ कर सकते हैं, तो स्किल्स के ऊपर अपना काम करना, ये भी एक बात बन सकती है। ओवरऑल किसी भी प्लैनेट का 3rd हाउस में गोचर अच्छा होता है, क्योंकि ये गुरु का गोचर है। इस पर्टिकुलर टाइम में गुरु 9वें भाव को देख भी रहे हैं, 9वें भाव के स्वामी भी हैं, तो जो भी आप एफर्ट देंगे वो रिजल्ट को निकाल के लाएगा। इच्छाएं आप पालेंगे, इच्छाओं का पालना मीन्स मैरिज में अगर आपका पार्टनर आपकी इच्छा से है कि साहब मेरी इच्छा है, ठीक है, फिर ठीक है। अगर नहीं है आपकी इच्छा से तो काम नहीं चलेगा। प्रोफेशन में आपकी इच्छा नहीं है अगर वो जॉब, काम नहीं चलेगा। ये कुछ चीज़ें आपके साथ इस समय होंगे। और शनि के गोचर के कारण 8वें भाव का और 9वें भाव का एक्टिवेशन हो ही रहा है, तो फादर के जीवन में भी परिवर्तन आ सकते हैं। फादर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ले आए, फादर कोई काम करें जो आपको करना पड़े, या फादर जिस काम में वही आपको करना पड़े, ऐसी संभावनाएं गोचर के शुरू में रह सकती हैं। तो इनका हमको ध्यान रखना चाहिए, भगवान की अर्चना, ध्यान, पूजा करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इस गोचर से दृष्टियों को आप मिला सकते हैं, हर चीज़ को आप जान सकते हैं, बट कुंभ और मीन लगन के बीच में मूल अंतर क्या आ रहा है, एक के लिए ये इच्छाओं का ट्रांजिट है, एक के लिए ये मुक्ति का ट्रांजिट है। आपने अपनी इच्छा पहचान ली, ये मेरी इच्छा है, तो बस फिर आप उसे कर पाएंगे। अगर कुंभ लगन होती तो मैं कह देता मुक्ति का ट्रांजिट है, बट ये इच्छाओं का ट्रांजिट है, ये काम का ट्रांजिट है। तो काम में विवाह भी एक काम है, काम के अंदर ट्रैवल करना भी काम है, काम के अंदर इच्छाओं की पूर्ति भी एक काम है। तो ऐसे कुछ काम को आप करना आप शुरू करेंगे। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त लेते हैं, आने वाले सेशन में वापस से मिलेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। और जो भी रेमेडीज़ रीडिंग्स का पार्ट है उसको प्लीज़ चेक करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एनर्जीज़ भी लगती हैं, एफर्ट्स भी लगते हैं इस सेशन को बनाने में, और मूल वैदिक नॉलेज आपको मिले, यही हमारा मानना है और इसी के ऊपर हम